गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का हमारे YouTube चैनल करमजा में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज इसी क्रैश कोर्स की कड़ी में आगे देखते हैं अपन सेकंड चैप्टर परिमेय वास्तविक संख्या है। सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है वे संख्या है जिनको अपन p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, जैसे p बटा क्यू के रूप में लिख सके और जहां पर क्यू का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। जैसे कि संख्या है मान लो 2/5, 3/6, 7/2, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्यू का मान जीरो नहीं होगा। तो देखिए मान लो यहाँ से अपन ले कि 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यह है अपरिमेय संख्या है। अभी अपरिमेय संख्याओं को देखने के बाद में परिमेय संख्याओं की परिभाषा अच्छी तरह आपको आ जाएगी। तो पहले एक बार अपरिमेय भी देख लीजिए साथ में। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहली संख्या है वह संख्या है जिनका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी कि वह संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता। जैसे कि देखिए √3, √5, √7, ये सब क्या है, ये सब है अपरिमेय संख्या है जिनका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अब इसी में यदि अपन देखें √25, तो उसका अंडर रूट आ रहा है, वर्गमूल 5 आ रहा है, तो उसके लिए तो आप परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं होगी, वो परिमेय संख्याओं में काउंट होगी। अब आगे देखिए दूसरी प्रकार की, देखिए जैसे अब आपके पास जैसे ऐसी संख्या है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होती है वो भी देखिए। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि जो शांत नहीं हो और जिनकी आवर्ती बार बार हो, जैसे 0.10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे ही आगे तक बढ़ता जाए, और अशांत भी है और अनावर्ती भी है। अब जिनकी अनावर्ती आवर्ती नहीं हो, जैसे 10 की आवर्ती नहीं हो रही, 10 में आगे 100 आ रहा है, फिर 100 के बाद में क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो सेम संख्या नहीं आ रही, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अब जैसे तीसरे प्रकार की टाइप देखिए, तो तीसरे प्रकार की टाइप में वह संख्या है जैसे पाई का मान क्या होता है 3.14। 3.14 कोई फिक्स मान नहीं है, इसका अभी तक कोई मान ज्ञात नहीं किया गया है। आगे तक बहुत लाखों करोड़ों मान आगे तक ज्ञात किए जा चुके हैं। इसका मतलब भी ये है अशांत अनावर्ती ही संख्याओं में काउंट कर सकते हैं इसको भी। तो ये पाई का मान 3.14 ये भी अपरिमेय संख्याओं में काउंट होता है। ऐसे ही चौथी प्रकार की देखो, एक प्रकार और होता है जिसमें देखिए जहां पर अपन ने जीरो माना वो इसमें भी ले सकते हैं, जैसे 2/0। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, तो वो अपरिमेय संख्याओं में काउंट होगा। और इन 4 स्टेप के अलावा जो भी बाकी सारी संख्याएं बच गई वो सभी संख्याएं किन में आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा ये हुई कि जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान 0 नहीं हो, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली चैप्टर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में हो सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको ये कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान लीजिए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग करना है, जो कि आपको किसके बराबर में सिद्ध करना है, 8q + 1 के रूप में, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए आप एक बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक धनात्मक सम धनात्मक संख्या ली, सम धनात्मक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मैंने मान ली 2n मान सकता हूं क्योंकि सम 2 आ रहा है, गुणा होकर सम संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे ही एक विषम संख्या इसी प्रकार बन सकती है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2n + 1 और आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे 8 होगा तो 8 में 1 जोड़ते 9 प्राप्त होगा, तो 9 एक क्या है, विषम संख्या है। तो इसी प्रकार यहाँ से भी कोई भी संख्या होगी तो उसमें यदि सम संख्या में 1 जोड़ते ही विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें देखिए माना कि आपके पास a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो a के बराबर में आप मान सकते हैं 2n + 1, ये विषम संख्या अभी मैंने बताई। फिर आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका आ जाएगा a² और 2n + 1 का होल स्क्वायर। और एक चीज और देखिए यहाँ पे n का मान आप 1
2 3 आगे तक कुछ भी मान सकते हैं, अनंत तक आप n का मान रख सकते हैं, तब भी आपके पास एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका सूत्र होता है। तो इसको तो इस प्रकार रख देंगे a स्क्वायर, इसमें देखिए a ये है b ये है, तो 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab में 2n और b में इंटू 1, तो इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4n, 1 गुना होगी 4n में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 4n को इधर ले आई 4n को, तो a स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कि 4n स्क्वायर और 4n में दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है 4n, तो दोनों में 4n कॉमन ले लीजिए। तो 4n कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2n थे, 1n बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे केवल n बच गया। तो n प्लस यहाँ से पूरा 4n पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस में लास्ट में एक और है। अब देखिए एक और चीज आगे बेसिक, इसमें देखिए आपके पास एक तो मिल रहा है, आपको इसको अलग करना है थोड़ा सा, n प्लस 1। देखिए एक मान लीजिए n कोई विषम संख्या है और विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तब आपके पास सम संख्या प्राप्त होती है, तो n में एक जोड़ दिया, दोनों को गुणा करते हैं तब क्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए विषम संख्या एक 7 है, इसमें ये एक सम संख्या यानी 7 से 1 अधिक 8 को यदि अपन गुणा करते हैं तो आपके पास 56 प्राप्त होता है, यानी कि एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी एक सम संख्या प्राप्त होगी, तो वो सम संख्या आप मान सकते हैं जैसे 2q है, माना कि वो सम संख्या क्या है, एक 2q है। तो आपको इसकी जगह 4n कोष्टक n प्लस 1 की जगह क्या रखना है, 2q रखना है, तो यहाँ पर 2q रखिए। तो a स्क्वायर बराबर 4 का 4 गुणा इस पूरे की जगह यानी n कोष्टक n प्लस 1 की जगह क्या रख दिया आपने, 2q, लास्ट में क्या बच गया 1। तो a स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 q प्लस 1, यही आपको सिद्ध करना था कि 8q प्लस 1 आता है, तो इति सिद्धम। आगे अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्रैश कोर्स है, तो इसलिए आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन खुद को करना है। अभी अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बता दिया, चौथा क्वेश्चन में देखो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखने के लिए पहले विधि समझिए। विधि होती है आपके पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको अपन छोटा रूप भी दे सकते हैं, जैसे भाज्य को अपन लिख देंगे a, भाजक को अपन लिख देंगे b और भागफल को अपन लिख देंगे q और शेषफल को अपन r से डिनोट कर देंगे। क्वाइटेंट और शेषफल ये रिमाइंडर हो गया, r का मतलब रिमाइंडर, ठीक है। आगे देखिए अपन a वो संख्या मानेंगे जो बड़ी हो और b वो संख्या मानेंगे जो छोटी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है। देखिए a बराबर b, a का मान भाज्य b का मान भाजक q भागफल bq प्लस r। इसमें नियम ये है यदि आपके पास q का मान, यदि आपके पास r का मान 0 आता है तब आपके पास जो b है वही आपका HCF होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए इसमें मान रखिए a का मान तो कितना हो गया 210 और b का मान कितना हो गया 55। अब इसमें क्या आएगा भागफल, तो इसमें आ जाइए भाग देंगे 210 में किसका 55 का भाग दीजिए, तो 55 का भाग देंगे तो 55 तो एक बार तो आ गया 110 और एक बार आ गया आपके पास 165 और तीसरी बार में आ जाएगा आपके पास 12 यानी 220। तो ये ज़्यादा हो गया, तो आपको 3 ही बार भाग जाएगा, तो 3 बार के लिए आपके पास आ गया 165। अब देखिए घटाइए, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बच गया 10, 10 में 6 गया तो 4, आपके पास शेषफल आ गया 45। तो आपके पास भागफल तो आया 3 प्लस शेषफल r से डिनोट करते हैं प्लस 45 इसका शेषफल आ गया। आपको तब तक करना है जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाए, यानी कि यहाँ पे 0 मान नहीं आ जाए, इसकी प्रोसेस को आगे तक करना है। अब आगे क्या करना है आपको, जो 55 है उसको तो इधर लाना है और 45 को 55 की जगह लाना है। तो 55 को तो यहाँ ले आइए और 45 को इसकी जगह ले आइए, इन दोनों को उठा के एक तो 55 यहाँ 45 की जगह। अब दीजिए भाग 55 में 45 का, अब 55 में आपको भाग देना है 45 का, तो एक ही बार भाग जाएगा, 2 बार के लिए 90 आएगा।
तो एक बार भाग गया तो 45, माइनस कीजिए, यहाँ से आ गया 10। आपके पास शेषफल क्या आ गया 10। भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल आया आपके पास 10। देखिए अभी भी यहाँ पे r का मान 0 नहीं आया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस 45 और 10 उठाइए, 45 में भाग दीजिए किसका 10 का, वापस रफ कार्य में कीजिए आ जाओ। अब 45 भाग 10 कितनी बार गया 1040, 4 बार गया 40, यहाँ आ गया 5 शेषफल बच गया। तो देखिए भागफल तो क्या आ गया आपके पास 4, भागफल 4 प्लस शेषफल यानी 5 शेषफल जोड़ देंगे, r का मान 0 नहीं है, वापस प्रोसेस कीजिए, 10 को और 5 को उठाइए, 10 में भाग दीजिए किसका 5 का, 10 में भाग देंगे अपन 5 का, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 0 यानी कि 2 बार भाग चला गया। तो भागफल तो आ गया आपके पास 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, r का मान 0। तो मैंने बताया था कि जब r का मान 0 हो तब b क्या होता है उसका HCF, तो b क्या है इसका HCF, तो r का मान 0 है तब यहाँ पे b बराबर क्या हो गया 5, अर्थात HCF बराबर क्या हो गया 5। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 867 में आपको 255 का भाग देना है, बाकी क्वेश्चन आप ही को करना है, क्रैश कोर्स है, सीमित समय, इसलिए आप ही को करना है दोस्तों। देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आइए आगे करते हैं। 867 यानी कि a बड़ी संख्या a छोटी संख्या b 255, तो 867 तो यहाँ रखिए, फिर b का मान 255 यहाँ रखिए, इनटू अब भाग दीजिए रफ कार्य में 867 भाग 255। अब 255 में देखिए कहाँ तक भाग जाता है, एक बार भाग देंगे अपन 255 यानी कि 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1, 11 दूनी 4 1, 510, 2 बार दीजिए, 2 बार 3 बार, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 यानी 765। चौथी बार भाग देंगे तो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपके पास भाग गया 3 बार, यहाँ पे आएगा 765। अंतर देखिए 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, 7 में से 8 में 7 गया तो 1, यानी शेषफल आपके पास बच गया 102, भागफल आपके पास आ गया 3। तो यहाँ पे Q का मान भागफल 3 आ गया प्लस शेषफल R 102 आ गया। अब आगे मैंने बताया था R का मान 0 नहीं आया, तब तक कीजिए जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाए। आगे 255 और 102 को उठाइए, 255 में भाग दीजिए किसका 102 का। अब 102 का भाग देने के लिए देखिए 255 में भाग देना है आपको 102 का, लगभग कितनी बार जाएगा भाग, इसमें जाएगा भाग आपके पास 2 बार भाग जाएगा, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 4 0 204। अब देखिए 5 में से 4 गया तो आपके पास बच गया 1, यहाँ पे बच गया 5, यानी 51 शेषफल आ गया आपके पास और भागफल आ गया आपके पास 2। तो गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल कितना बच गया 51 शेषफल आ गया। वापस अब दीजिए भाग, R का मान 0 नहीं आया तो 102 में भाग दीजिए आप 51 का भाग देंगे अपन 102 में, तो आगे देखिए 102 भाग 51 कितनी बार गया भाग जाएगा आपके पास 2 बार, 51 यहाँ से 102 प्राप्त हो जाएगा आपके पास, 51 का भाग 2 बार गया, यहाँ से आ गया आपके पास 102। तो दोस्तों देखिए शेषफल 0 आ रहा है, भागफल आ रहा है 2 प्लस शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है आपके पास 0। तो देखिए अब R का मान 0 आ गया। अब यहाँ पे HCF क्या हो गया आपका HCF हो गया 51, HCF क्या हो गया 51। दोस्तों आइए आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्त्य को आप लिख सकते हैं 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है, सूत्र a बराबर BQ प्लस R। इस सूत्र से आपको 408 को तो b मानना है और बड़ी संख्या a छोटी संख्या b, तो बड़ी संख्या को a यानी ये 1032 b 408। तो इस प्रकार आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका HCF आपके पास आ जाएगा, एक तो मानोगे आप 1032 और b मानोगे आप 408, तो आपके पास इस प्रकार से इसका HCF आ जाएगा 24। अभी जो जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था उसी की तरह आपको इसका HCF निकालना है, पहले प्रोसेस करनी है फिर HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद में आपको HCF को इसके बराबर में रखना है। वो कैसे रखेंगे, देखिए जैसे 24 को बराबर रख दीजिए 1032x माइनस 408 गुणा 5, इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए 24 बराबर 1032x गुणा माइनस इसको गुणा करना है 8 पंजे
40, 5 चौका 20, तो यहाँ पे 20 40 इसका गुणा आ गया। अब इस जो संख्या आई है उसको इधर 24 के पास में भेज दीजिए, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 24 प्लस 20 40 बराबर 1032 x। आगे देखिए यहाँ से 1032 और यहाँ से जोड़िए 1032 x बराबर, यहाँ से आ गया आपके पास 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर ऐसे कैसे 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो संख्या है उसका पक्षांतर वहाँ कर दीजिए नीचे, मतलब तो यहाँ पे गुणा से उधर भाग में चली जाएगी संख्या, तो 20 64 बट्टा 1032। देखिए यहाँ पे 10 20 32 64 डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 बार कट रहा है, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 2। इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं, x का मान 2 आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं 468 का। लेकिन इससे पहले आप एक बार देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे 12 है, 12 को आपको तोड़ना है, तो 6 गुणा 2 6 दूनी 12, 1 4 गुणा 3 4 3 12, और इसी प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए 6 दूनी 12 4 3 12 2 दूनी 4 4 3 12। लेकिन आप इसमें एक चीज देखेंगे कि 6 को आप दोबारा तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2 में, इसी प्रकार 4 को भी 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इस लास्ट वाले को 2 को नहीं तोड़ सकते हैं, वापस 2 को नहीं तोड़ सकते, 3 को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये इसका ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आपको इसी प्रकार जैसे 12 को तोड़ा उसी प्रकार 468 को भी इसी रूप में तोड़ना है। तो उसमें तोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले 468 को यहाँ लिखते हैं। 468 में आप सबसे पहले किसका भाग देंगे, सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग दीजिए। 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8, वापस 2 का भाग जाएगा। सम संख्या 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 2 स्थाम 14। अब 117 में 2 का भाग नहीं जाता, तो आप 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3 तिया 9, और यहाँ पे बच गया 2, 3 नाम 27 39, वापस 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 3 तिया 9। अब यहाँ पे बच गया 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13 एक बार भाग चला गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 468 बराबर 2 कितनी बार प्राप्त हुआ आपको, 2 बार, तो 2 की घात 2। ऐसे ही 3 भी 2 बार प्राप्त हुआ, तो 3 की घात 2, और 13 आपके पास 1 बार प्राप्त हुआ, तो 13 की घात 1, घात लिखो 1 या नहीं लिखो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया। इसी पर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 20,570 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं 20,570 का गुणनखंड। इसमें देखिए दोस्तों 0 आ रहा है, 0 वाली संख्या हमेशा सम संख्या होती है, तो इसमें 2 का भाग निश्चित रूप से जाएगा। 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग 10, 2 एकम 2, 0 का 0, 5 में भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 17 के 7 के लग गया, 2 अंटे 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब आ गया 5 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब ये भी सम संख्या आ गई, तो इसमें लास्ट में 5 दो, इसमें 5 का भाग दीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ पे भाग देंगे 2 में नहीं जाएगा, तो पूरे 28 में देना पड़ेगा, तो एक छोड़ के एक संख्या और ले रहे हैं, तो उसके लिए एक भाग टूट कितनी बार गया, 25 25 5 बार, और लास्ट में क्या बच गया, शेषफल 3। फिर यहाँ 35 बन गया, तो 5 7 35 7 बार भाग चला गया। देखिए इसमें विषम संख्या 2 है, ये विषम संख्या, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। आप इसमें डायरेक्ट देखिए 11 का भाग जाएगा, इसमें 11 का भाग देंगे, तो देखिए 11 एकम 11 कितना बच गया, 9 बच गया, तो 11 8 88, 11 8 88, फिर बच गया आपके पास 7, तो 11 सा 77। वापस जिसमें 11 का भाग जाएगा, 11 का नियम भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये 2057 था, तो आपको इसमें कैसे पता लगा कि इसमें 11 का ही भाग जाएगा, तो वो देखिए एक संख्या है, एक छोड़ के एक संख्या यदि जोड़ लेंगे, तो आप इन दोनों को जोड़िए, कितना होता है 7। ऐसे ही इन दोनों को जोड़िए, तो इसका योग भी 7 होता है। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि एक संख्या एक छोड़ के आपके पास योग समान आ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से 11 का भाग जाएगा। जैसे 0 और 7 को जोड़ लिया 7 आता है, 5 और 2 को जोड़ लिया 7 आता है, तो ऐसा ही क्रम आगे तक चलता रहेगा, तो आपके निश्चित रूप से उसमें 11 का भाग जाएगा। जैसे इसमें देखिए 187 में देखिए एक छोड़ के मान लीजिए उसके आगे 0 या कुछ भी संख्या नहीं है, तो उसका आगे 0 मान लीजिए, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 0 को जोड़ेंगे तब भी 8, तो इसमें निश्चित रूप से 11 का भाग जाएगा। तो 11 का भाग इसमें दीजिए, तो 11 एकम 11 कितने बच गए आपके पास 7, 11 सा 77, तो 17। अब आपके पास एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इस अभाज्य संख्या में आप वापस 17 का ही भाग दीजिए, तो आपके पास एक बार भाग जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात भी 1, और 11 की घात
2 और 17 की घात 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मैसअप यानी HCF व लसअप यानी LCM ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद हम सत्यापित करना है कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पूर्णांक यानी दो संख्या है उनका गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करते हैं, फिर इसका LCM ज्ञात करते हैं। देखिए 96 का और इसका 404 का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपन 96 के। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग ये तो 2 चौके 8 और 2 अंटे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे 12, 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1 बार। तो इस प्रकार से आपके पास इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 कितनी बार प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी प्राप्त होगी आपके पास? 5, और 3 की घात कितनी प्राप्त होगी आपके पास? 1। तो ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी प्रकार आप 404 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए 101। अब देखिए आपके पास 101 क्या प्राप्त हो गया? अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ओनली केवल 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो 101 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 प्राप्त हो गई और 101 की 1 बार संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए आगे, पहले सबसे पहले ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले देखना है न्यूनतम घात किसकी, जो आपके कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो कॉमन संख्या है, इनमें कॉमन संख्या कौन सी है? केवल 2 है, 3 नहीं है। 3 इसमें भी, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 101 इसमें नहीं है लेकिन 2 दोनों में है। तो इसमें कॉमन फिर न्यूनतम, तो 2 की घात 2, न्यूनतम घात 2 ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 4। ऐसे ही इसका LCM देखिए, HCF देख लिया। अब LCM देखते हैं। LCM के लिए देखते हैं अधिकतम घात। अधिकतम घात देखिए 2 की घात 5, और जो बाकी की संख्याएं बच गई वो भी, बाकी की संख्या 3 और 101 को भी लेते हैं जितनी अधिकतम घात में है। तो 3 की घात 1 है, तो 3 इंटू 101, 1 घात लगाए नहीं लगाए बात बराबर है। तो इसको गुणा करेंगे तो 2 को 5 बार गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे 32 और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 32 को 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 96 गुणा 101। अब आपको 96 को 101 से गुणा करना है, तब आपके पास इसका LCM प्राप्त होगा। तो 101 गुणा 96 कीजिए, 606 गुणा 909, तो आपके पास प्राप्त हो गया 96। तो देखिए आपके पास LCM प्राप्त हो गया 96। अब देखिए इसको सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है? ये करना है HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो ये देखिए HCF कितना प्राप्त हुआ? 4, LCM कितना प्राप्त हुआ? 96। तो 4 गुणा 96 इंटू 96 बराबर पूर्णांक को गुणा, पूर्णांक दिए हमें 96 और 404, 96 गुणा 404 दिए हैं पूर्णांक। इसको गुणा करते हैं तो आप देखिए 404 छिंगा 24, तो 2 हासिल, और 9 चौक 36 और 2 38, 38 की 2 हासिल, 4 छिंगा 24, 24 और 2 26 की 2 हासिल, 4 नाम 36, 36 और 2 38, 38 684। इसी प्रकार इसका भी देखते हैं। 404 को 96 से अपन गुणा करते हैं तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहाँ से 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4 8 4 3 7 6 2 8, यहाँ से 3, 38 784। इसमें क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 38 यहाँ से आया 784। वापस देखिए 96 को 96 से गुणा करते हैं। 96 को 96 से गुणा करते हैं। देखिए 6 चौका 24, 9 चौक 36 और 2 38, 9 चौक 36 और 2 38, 6 चौका 24 और 3 27, 7 9 चौक 36 और 2 38, तो 38 784। ठीक है, 38 784 यहाँ तक आ गया। अब आपको सत्यापित करना था कि दोनों संख्याएं क्या होती है? बराबर होती है, जो कि आपने सत्यापित कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं 12, 15 और 21।
सबसे पहले इसके अभाज्य को गुणनखंड करना है। तो 12 का तो क्या होता है, 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 12 के, तो 2 की घात तो 2 और 3 की घात 1। इसी प्रकार अपन देखते हैं अपन 15 का गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, इसमें 3 का भाग जाएगा 5 फिर एक बार। तो 15 के क्या प्राप्त हो गए आपको गुणनखंड, 3 गुणा 5। अब आगे 21 के गुणनखंड देखते हैं। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 7 फिर 7 का एक बार। तो यहाँ से आ गया 21 के 3 गुणा 7। अब देखते हैं इसके HCF और LCM। HCF के लिए मैंने बताया था आपके पास क्या आती है, एक तो कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए 3। अब कॉमन फैक्टर में भी क्या देखना है, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात 3 की घात 1 ही है, हर जगह 1 ही है। तो 3 की घात 1 इसका आंसर हो गया, यानी 3 ही इसका आंसर आ गया। ऐसे ही LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM के लिए अपन क्या करते हैं, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात और बाकी के जो बच गए वो सारे। तो इसमें देखिए 2 की घात अधिकतम कौन सी प्राप्त हो रही है, 2 की घात 2 ही प्राप्त हो रही है। फिर 3, 3 की घात 1 प्राप्त हो रही है। फिर 5, फिर क्या बच गया 7। इन सबको गुणा कर दीजिए, 2 की घात 4, 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छिंगी 42, 7 छिंगी 42। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया 420 और HCF 3, LCM 420। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी सब आसान है, आप कर सकते हैं। तो आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ एक वर्ताकार मैदान है, उसका चक्कर कर रहे हैं रमन और अनुप्रिया। रमन कर रहा है 18 मिनट में और अनुप्रिया कर रही है 12 मिनट में, चक्कर पूरा कर रहे हैं एक चक्कर। तो आपको बताना है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको 18 एक संख्या दी हुई है और एक संख्या दी हुई है 12। एक बार इनका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिए 9, 3 का भाग दिए 3 फिर 1। तो इसका तो आ गया 2 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्या 12 के। तो 12 के आप भी आपको पता है 6, 3 और 3 1, यानी 2 की घात तो आ गई 2 और 3 की घात आ गई 1। अब यदि मान लीजिए आपको इसमें नहीं पता हो कि इसमें LCM करना होगा HCF करना होगा, तो दोनों ही करके देख लीजिए। पहले आप इसका HCF कर लीजिए। HCF करेंगे तो आप देखिए इसमें क्या आता है। HCF मैंने बताया था न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात तो दोनों में कॉमन फैक्टर के बाद में न्यूनतम घात। तो कॉमन फैक्टर 2, 2 की न्यूनतम घात 1, ऐसे ही 3, 3 की न्यूनतम घात 1, दोनों की गुणा करेंगे तो 6। तो 6 मिनट तो हो नहीं सकता इसका आंसर। आपको पता 18 मिनट में एक चक्कर, 12 मिनट में एक चक्कर, तो 6 मिनट इसका आंसर नहीं हो सकता। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका LCM करना होगा। तो LCM करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसकी अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात के लिए 2 की घात तो 2 आ गई और 3 की घात भी 2 आ गई। देखिए यहाँ से 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 36। और दोनों 36 मिनट बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी के 60 विद्यार्थी, अंग्रेजी के 84, गणित के 108 विद्यार्थी उपस्थित हुए। उसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक कमरे में बराबर विद्यार्थी बैठ जाए, ऐसे न्यूनतम कमरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो इसमें आप एक बार 60, फिर क्या लेना है आपको 84, फिर लेना आपको 108। इन तीनों का आप एक बार अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिए 30, 2 का भाग दिए 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, 5 का भाग दिए 1। तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 5 की घात 1 प्राप्त हुई। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें 84 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिए 21, 3 का भाग दिए 7, 7 का भाग दिए 1। तो देखिए दोस्तों 2 की घात तो 2 गुणा 3 की घात 1, 7 की घात 1 प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं 108। 108 में 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देंगे तो 5, 4, 2 का भाग देंगे तो 2 दिन 4, 27, 3 का भाग देंगे तो 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। कैसे आप रफ कार्य में एक बार कीजिएगा स्पीड। मुझे पता है तेज है, लेकिन थोड़ा सा सीमित समय मिल रहा है, तो उसी क्रैश कोर्स के रूप में आपने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपकी इतनी स्पीड लेके चल रहा हूँ, वरना धीरे लेके चलता। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 की घात 2 है गुणा 3 की घात 3 प्राप्त हो रही है। आगे देखिए
अब आपको इसमें पता है कि इसमें HCF भी नहीं कर सकते हैं और LCM भी कर सकते हैं, आपको नहीं पता तो सबसे पहले इसमें HCF करके देख लीजिए। HCF करेंगे तो आपके पास में HCF न्यूनतम घात कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर न्यूनतम घात 2 की घात 2 आ रही है। देखिए कॉमन फैक्टर 2 ही आ रहा है और 2 की घात 2 आ रही है इंटू न्यूनतम घात, तो 3 में देखिए 3 आ रहा है कॉमन, लेकिन 3 की न्यूनतम घात 3 की घात 1 आ रही है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 थी 12 हो गया। अब LCM देखते हैं इसका। LCM देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए दोस्तों LCM में आपके पास अधिकतम घात चाहिए, अधिकतम घात के लिए 2 की घात 2 है और 3 की घात 3 है, और जो बाकी बच के वो आ जाएंगे, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और बाकी यही आएंगे। अब देखिए दोस्तों इन तीनों को गुणा करते हैं तो आपके पास 1000 से ज़्यादा प्राप्त होता है, तो इसमें एक कमरे में 1000 विद्यार्थी ऐसा पॉसिबल कम ही होता है। तो आपको पता है 12 विद्यार्थी आराम से बैठ सकते हैं, तो 1000 नहीं बैठेंगे, 1000 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, मतलब 1000 बहुत ज़्यादा हो गया तो 12 ठीक रहेगा, तो इसमें HCF होगा। ठीक है, आगे देखिए HCF होगा। अब प्रत्येक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठे हैं तो 60 विद्यार्थी है, तो 60 विद्यार्थी हिंदी के हुए, तो हिंदी के विद्यार्थी कितने कमरों में बैठेंगे, 12 पंजे 60, 5 कमरों में। ऐसे ही इंग्लिश के विद्यार्थी कितने हैं, 84, 84 विद्यार्थी कितने कमरों में बैठेंगे, बरस्ताम 84, 7 कमरों में। ऐसे ही गणित के विद्यार्थी, मैथ के विद्यार्थी 108 है अपने मैथ के विद्यार्थी, ठीक है, 12 नाम 108, ऐसे 9 कमरे प्राप्त होंगे। तो टोटल कमरे कैसे प्राप्त होंगे, तो कुल कमरे 5 + 7 + 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 कमरे प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको आगे की प्रश्नावली। दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।